ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की उड़ीसा राज्य शाखा का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर बातचीत करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। मैं विनीत तिवारी आपके बीच में शिक्षा और सरकार विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की उड़ीसा यूनिट का कि उन्होंने आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया। अव्वल तो मैं शिक्षा शास्त्री हूँ नहीं, एक विद्यार्थी हूँ और जिसको एजुकेशनिस्ट कहा जाता है वैसा एजुकेशनिस्ट मैं नहीं हूँ। हाँ, हालांकि लोगों के साथ पढ़ने पढ़ाने का काम मैं मिल करके करता हूँ, लेकिन शिक्षा शास्त्री जो होते हैं उनके साथ में होने का मुझे अवसर मिला है। मेरे दोस्त अनिल सदगोपाल और विनोद रैना जैसे भारत के बड़े शिक्षा शास्त्रियों में जो लोग माने जाते हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा के बारे में चंद चीज़ें समझाने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने गुरुओं से भी बहुत कुछ सीखा है, जिसमें प्रोफेसर रणधीर सिंह और एसपी शुक्ला, जया मेहता, और मैं उनका नाम लेकर के अपने शिक्षकों का भी मैं एक धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे शिक्षकों में कॉमरेड ए बी वर्धन भी रहे। ये सब लोग मेरे उस तरह के शिक्षक नहीं थे कि इन्होंने मुझे बैठकर पढ़ाया हो, लेकिन ये मेरे वैसे शिक्षक रहे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनसे बहुत कुछ क्या, थोड़ा बहुत सीख पाया। थोड़ी बहुत किताबें जो पढ़ी, उनके आधार पर हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली शिक्षा जो मैंने सबसे अच्छी लगने वाली हासिल की थी, वो थी जब मैंने ये पढ़ा कि कार्ल मार्क्स नाम के कोई व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि किसी भी बात को यूं ही मत मानो, उस पर संशय करो, उस पर संदेह करो, उसको जांचो परखो, उसके बाद में उसकी सत्यता को माना जाए। तो यहाँ उस बात को, वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा पहलू होता है, क्योंकि वैज्ञानिक शिक्षा हम तभी दे सकते हैं जब संदेहों को, उत्सुकता को बढ़ावा दें, ना कि केवल इस तरह से कि चूंकि हमने कहा है इसलिए आप इसे मान लीजिए। तो उस तरह की शिक्षा का बहुत ज़्यादा दूर तक कोई एक बेहतर इंसान बनाने में, एक वैज्ञानिक सोच समझ वाला इंसान बनाने में बहुत ज़्यादा उससे मदद नहीं मिलती। तो बहरहाल मैं शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने भारत में एक दार्शनिक तरह से भी काम किया है, उनमें मैं समझता हूँ सबसे पहले जो हमारे समकालीन समय के लोग हैं, यानी आज़ादी के पहले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या समझा, ये तो मैं उतना अधिकार के साथ नहीं कह सकता हूँ कि, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि शिक्षा को उन्होंने स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए और हर तरह के, हर जाति के लोगों के लिए अनिवार्य ज़रूर समझा कि बिना इसके हम दुनिया के बारे में ठीक समझ हासिल नहीं कर सकते। उनके अलावा गिजू भाई जो कि गुजरात के थे, और उनने भी शिक्षा पर बच्चों को किस तरह से एक रुचिकर तरह से उनकी उत्सुकता को बढ़ाया जाए, और उनने भी काम किया। महात्मा गांधी का शिक्षा के बारे में नज़रिया समझना काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबसे पहले टॉल्स्टॉय फार्म पर साउथ अफ्रीका में शिक्षा के बारे में अपनी सोचने की ज़रूरत को समझा था, और उसके बाद में उन्होंने हिंद स्वराज में भी लिखा, और फिर उन्होंने नई तालीम नाम से जो शिक्षा की एक व्यवस्था को प्रपोज किया, जिसका प्रस्ताव भारत के लिए रखा कि भारत में इस तरह की नई तालीम से वो किया जाए, वो इसका एक बहुत उपयोगी और आज तक एक रेलिवेंस माना जाता है कि उनकी उस समझ का ठीक तरह से इस्तेमाल हम नहीं कर पाए।
बहरहाल मतलब कुछ चीज़ें सेवाग्राम जैसे हैं, कुछ उनकी नई तालीम के सिद्धांतों पर बने हुए कुछ विद्यालय, कुछ इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था आज की है, वो अंग्रेजों की उस समय जो गुलामी के वक्त हम पर इम्पोज की गई थी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के बारे में जो समझ थी, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाई। बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री हमारे बीच में हुए, लेकिन चूंकि जो हमारे देश को गवर्न करने वाली शक्तियां होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो गवर्न करती हैं, जो जिससे देश चलता है, वो एक पैटर्न वही का वही बना रहा है। तो आप देखेंगे कि कानून भी अंग्रेजों के बनाए हुए बहुत सारे आज तक लागू हैं, और एजुकेशन सिस्टम भी उसी तरह से चलता आ रहा है। कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, उसी तरह से उनके टाइमिंग्स, यानी यहाँ तक कि लोग ये कहते ही हैं कि छुट्टियों का भी जो सीजन है, वो भी हमारे यहाँ पर बहुत ही गलत सीजन चुना जाता है, स्कूलों की या विश्वविद्यालयों की या महाविद्यालयों की छुट्टियों का। वो उसी वक्त का बनाया हुआ सिस्टम है। ठीक वैसे ही जैसे संडे को, रविवार को छुट्टी रखने का सिस्टम उनका सिस्टम था, वो हमने अपनी तरह से अपने परिवेश में आज तक ढाला नहीं है। इस्लामिक देशों के भीतर वो शुक्रवार को छुट्टी रखते हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, हम अभी तक उस जिसको कहते हैं कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक मानसिकता से, मतलब हम आजाद हो गए, राजनीतिक तौर पर आजाद हो गए, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता से हम आजाद नहीं हो पाए, हमारी व्यवस्था आजाद नहीं हो पाई। हम व्यक्तियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन व्यवस्था आजाद नहीं हो पाई। तो मैं कह रहा था कि गांधी जी ने नई तालीम के बारे में, मैं उसके बारे में दो चार बात और बताऊंगा कि गांधी जी ने किस तरह नई तालीम की परिकल्पना की। उन्होंने कहा कि काम और शिक्षा ये साथ साथ होंगे, ये साथ ही हो सकते हैं, लोग काम करते करते सीखते हैं। तो वर्क जो है वो रिलेटेड रहेगा अपने पूरी लर्निंग प्रोसेस में। हम काम करते हुए बच्चों को एक शिक्षा का वो देंगे, तो उसमें हर काम को करने के प्रति एक आग्रह था उनका कि सभी काम खुद करके देखने हो चाहिए। तो उसमें यानी पाखाना साफ करना भी एक लर्निंग प्रोसेस होती थी, और वो उसको प्रैक्टिस भी करते थे। तो ये गांधी जी के अलावा, उसके अलावा जो है अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़े तरह से जिन्होंने काम किया वो रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने न केवल विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन उनका शिक्षा का पूरा एक दर्शन था, और उस दर्शन में प्रकृति के साथ जुड़ाव, जुड़ाव क्या मतलब, प्रकृति का हम एक हिस्सा हैं, और उसके साथ उससे एलियनेट होकर के, उससे अलहदा होकर के हम नहीं अपने आप को पढ़ेंगे लिखेंगे, हम उसके साथ साथ चीजों को देखते हुए उसके साहचर्य में पढ़ेंगे लिखेंगे। और उसके अलावा उनका दूसरा एक बहुत बड़ा जो इस बारे में, जो गांधी जी का एक लिमिटेड भारत के बारे में था, रविन्द्रनाथ ठाकुर का आर्ट, लिटरेचर और उनके वैश्विक दृष्टि उसमें बहुत मायने रखती थी। दुनिया की तमाम भाषाओं के लोग विश्व भारती में पढ़ने आए, और ऐसे तमाम विश्वविद्यालय बने जिनमें अलग अलग देशों के, अलग अलग जुबानों के, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग आपस में मिले जुले, एक दूसरे की चीजों को समझे। एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और खासतौर से मैं उस नाम को इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि उत्तर भारत में उनके बारे में कम जानकारी है, दक्षिण भारत के लोग तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। के कामराज, जो न केवल एक बड़े राजनेता थे कांग्रेस के, और मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर भी रहे वो तमिलनाडु के, लेकिन उनका शिक्षा पर जो काम था वो भी काफी अद्भुत काम था। उन्होंने बच्चों को मिड डे मील की शुरुआत उस जमाने में तमिलनाडु में कर दी थी, और वो भी छोटे बच्चों को ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरे स्कूल के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को उन्होंने, ये बात है आज़ादी के ठीक बाद की, और उन्होंने 50 के दशक में ये स्कीम तमिलनाडु में लागू की थी। उनके ही समकालीन थे पेरियार जैसे लोग, जो एक तरह से ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल थे। पेरियार जो थे वो
रामास्वामी, ईवी रामास्वामी पेरियार, उन्होंने लोगों को, यानी केवल स्कूल के माध्यम से नहीं, लोगों को अपने अज्ञान से बाहर करने के लिए, अंधविश्वासों से दूर करने के लिए, अवैज्ञानिक आस्थाओं से मुक्त करने के लिए उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर एक शिक्षा का काम किया। मेरे ख्याल से ये तो चीजें थी ही जिन्होंने हमें मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी भारत में, जो अंग्रेजों ने बनाई थी, कि जिसमें हम केवल गुलाम, उनके लिए गुलामी करने की शिक्षा हासिल करें ताकि हम उनका काम कर सकें। तो इससे मुझे याद आया कि कुमार अंबुज का एक लेख है, अगर आप लोगों को कहीं मिले तो पढ़ना, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करना चाहता। तो उसमें जब आपको पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है कि आपसे गुलामी करवानी है, तो जाहिर है कि हम उस पढ़ाई से अपने आप को मुक्त रखना चाहेंगे। तो गांधी जी की नई तालीम के बारे में बात की हमने, रविन्द्रनाथ ठाकुर के शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा दर्शन पर बात की, कामराज और पेरियार के बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं कि सरकार ने क्या किया, किस तरह से। फिर मैं थोड़ी बहुत बातें पाठ्यक्रम के बारे में करूंगा। सरकार ने किस तरह से इस चीज को देखा है। और तो आजादी के वक्त में ये हुआ कि सरकार ने आंकड़े निकाले तो उस वक्त हमारे यहाँ 17% साक्षरता थी। 17% हमारे यहाँ पर साक्षरता थी। 6 से 11 साल के केवल 40% बच्चों के लिए स्कूल अवेलेबल थे, और 11 से 17 साल के केवल 10% बच्चे स्कूल जाते थे। ये उस वक्त 48, 49, 50 के आसपास ये एक अंदाजा लगाया गया कि भारत में अगर हमें सबको शिक्षा प्रदान करनी है तो कितना उसका व्यय कितना होगा, उसमें खर्च कितना लगेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो ये अंदाजा लगाया गया कि 30 लाख तो क्लासरूम्स चाहिए होंगे। 3 मिलियन, 30 लाख, और इन क्लासरूम्स में पढ़ाने वाले 3 मिलियन यानी 30 लाख टीचर्स चाहिए। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि आज जितना शिक्षा का बजट है, इससे 10 गुना बजट उस वक्त हमें चाहिए होता अगर हम इसको वाकई करना चाहते थे। तो बहरहाल ये तो मामला लगभग असंभव सा था कि हम इतनी जल्दी इस काम को कर लें। लेकिन ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि उस वक्त जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के महत्व को बहुत रेखांकित किया गया, और जो उन्होंने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो एक पैराग्राफ है जिसमें वो कहते हैं कि, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप the role of education becomes crucial, since democracy can function effectively only if there is an intelligent participation of masses in the affairs of the country. केवल तभी देश में ठीक तरह से लोकतंत्र काम कर सकता है जब लोग, पढ़े लिखे लोग, एक इंटेलिजेंट पार्टिसिपेशन करें, यानी बौद्धिक रूप से सजग होकर देश के सभी मामलों में वो अपना दखल दें, अपनी बात रखें, तभी एक लोकतंत्र ठीक तरह से काम कर सकता है। ये मुझे बहुत विजनरी स्टेटमेंट लगता है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। अब बात ये है कि ये तो स्टेटमेंट हो गया, ठीक वैसे ही हुआ ये जैसे संविधान बहुत अच्छा बना हमारा, लेकिन हुआ क्या उसके बाद में? तो उसमें जो हम सब जानते हैं कि शिक्षा के साथ में इस तरह तरह के प्रयोग किए गए, और उन प्रयोगों का के भीतर से ब्यूरोक्रेसी ने, यानी अफसरशाही ने किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, उस सब के बारे में एक बहुत अच्छी किताब है, आप लोगों को मैं तजवीज करना चाहूँगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़िए ज़रूर। वो किताब का नाम है राग दरबारी। उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल का लिखा हुआ है। श्रीलाल शुक्ल खुद एक IAS अधिकारी थे, और उन्होंने व्यवस्था की विसंगतियों को बहुत अच्छे से देखा समझा था। उन्होंने उस उपन्यास में लिखा है एक जगह कि भारत की शिक्षा व्यवस्था सड़क किनारे पड़ी हुई एक ऐसी कुतिया है
जिसे कोई भी आता है अपने तरह से लते आता है और चला जाता है। इस बात को आज तक हम सही होता हुआ देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, मतलब विडंबना है, इस देश का दुर्भाग्य है, नौजवानों का, यहाँ के विद्यार्थियों का दुर्भाग्य कि नई सरकार आएगी तो सरकार जो है एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर देगी। नई सरकार आएगी वो अपना पाठ्यक्रम बदल देगी। नई सरकार आएगी उसकी अप्रोच अलग हो जाएगी, उसका इतिहास अलग हो जाएगा। और नई सरकार आएगी तो जाहिर है कि वो उसकी अप्रोच कैसे नागरिक तैयार करने में है, तो वो वैसे नागरिकों को तैयार करने वाला पाठ्यक्रम बनाएगी, वैसे नागरिकों को तैयार करने वाली योजनाएं लाएंगी, उन्हीं को फंड किया जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें, शोधों की बात करें, रिसर्च की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, प्योर साइंसेस की बात करें, तो ऐसे ही शोध को स्पॉन्सर किया जाएगा, सरकार द्वारा फंड किया जाएगा, जो उसके मुताबिक ठीक हो, जो जारी सरकार है उसके मुताबिक ठीक हो। जैसे मैं आऊंगा इस बात पर, लेकिन मोटे तौर हाँ, तो उसमें जो हुआ है वो तो हम पिछले पूरे आज़ादी के बाद से अब तक का हम जान रहे हैं कि मतलब आप भी जान रहे हैं, क्योंकि एआईएसएफ के लोग सब जागरूक लोग हैं। तो कि उसके बाद कमीशन बना एजुकेशन के ऊपर, जब ये फुलफिल नहीं हो पाया, उन्होंने एक लेयर्ड टारगेट सेट किया कि इतने तक, इतने साल तक इतना, इतने साल तक इतना, इतने साल तक इतना, हम इस तरह से लोगों को हम शिक्षित कर लेंगे। हुआ क्या? हुआ केवल ये कि एक राज्य में हम पूर्ण साक्षरता लेकर के आ पाए 70 साल की आज़ादी के बाद में। ये इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम अभी तक अपनी पूरी आबादी को साफ पीने का पानी ही नहीं दे पाए हैं, तो शिक्षा देना तो अलग बात है। बहरहाल ये है कि कोठारी कमीशन, आप लोग जानते हैं कि कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि 6% जीडीपी का 6% कम से कम खर्च किया जाना चाहिए, कम से कम, अधिकतम नहीं। वो हम आज तक नहीं कर पाए। आज भी अफगानिस्तान हमसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च करता है, जीडीपी का लगभग 6% खर्च करता है, और हम जो है वो 4% से भी कम खर्च करते हैं। तो ये आज भी ये स्थिति आज की भी है, और ये हमेशा होता है आज़ादी के बाद से। ये तो हल्ला गुल्ला बहुत मचा है, और शिक्षा को लेकर के जिस तरह के आंदोलन हुए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत हमारे वरिष्ठ शिक्षा शास्त्रियों ने और शिक्षा की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की। वरना शिक्षा के प्रति नजरिया यही था कि नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाए। हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी, मेरे माता पिता की जो जनरेशन थी, वो अपने बच्चों को केवल इसलिए पढ़ाती थी, और बच्चे केवल इसलिए पढ़ते थे कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये जो सरकारी नौकरी का कंसेप्ट ही 1991 के बाद में धराशायी हो गया, क्योंकि प्राइवेटाइज होने लगे, सरकारी नौकरियां बंद ही हो गई हैं। तो ये ठीक है कि आप शिक्षा को रोजगार के साथ में जोड़ करके देखें, लेकिन शिक्षा केवल रोजगार मिलने तक के लिए ही पर्याप्त मानी जाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था एक खराब समाज को जन्म देगी, जहाँ लोग पढ़ना लिखना बंद कर देंगे। नौकरी मिल गई है, अब क्या करना पड़ रहा है। तो ये इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ पर बनी भारत में, उसने बहुत खराब, और भी खराब, इस पिछले 20 वर्षों के भीतर और भी ज्यादा खराब शक्ल अख्तियार की। जैसे, और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, कल भी मैंने बात की थी भारतीय विदेश नीति पर किसी और पे, हाँ, एआईएसएफ के नेशनल पेज पर, तो वहां पर भी मैंने ये बात कही थी कि ये केवल एक पार्टी ने खराब किया हुआ व्यवस्था नहीं है, ये लगातार होती आ रही चीजें हैं, जिसमें कभी कभी कुछ कुछ अच्छा करने की कोशिश की। वो अच्छा करने की कोशिश जरूर ये कह सकते हैं वो नॉन बीजेपी ने की, वो नॉन बीजेपी सरकारों ने कोशिश की, अगर की है तो, वरना किसी ने किया है तो बुरा ही किया है, अधिकतर सरकारों ने। तो उसमें आप एक उदाहरण कांग्रेस की सरकार का मनमोहन सिंह जी के समय का है। आपको याद है कि उन्होंने अंबानी और बिरला से प्रस्ताव बुलवाया था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। ये दो पूंजीपति घराने हमें मिलकर के बताएं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। यानी हद है, ये मानसिक दिवालियेपन की भी हद है,
और पूरे देश की इतनी बड़ी आबादी को मूर्ख समझने की भी हद है। इसके अलावा और एक चीज हुई, ये तो देश के भीतर की बात थी। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, उसी के आसपास एक और डील हुई थी जो एक संधि थी भारत की अमेरिका के साथ में। इंडो यूएस नॉलेज इनिशिएटिव उसका नाम था। ये इंडो यूएस नॉलेज इनिशिएटिव के तहत जो चीजें अब दोनों देश के मतलब उसकी डील का, उस संधि का मतलब ये था कि दोनों देशों के बीच में एक इस तरह की संधि है कि हम एक दूसरे की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे, नॉलेज को, ज्ञान को हम बढ़ाने का काम करेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि इस नॉलेज इनिशिएटिव के भीतर जो प्लेयर्स होंगे, जो जो प्लेयर्स थे, वो मोन्सांटो थी, कारगिल थी। ये कंपनियां हैं जो बड़ी बीज कंपनियां हैं जिन्होंने दुनिया की खेती के दृश्य को बदल करके रख दिया। हमारे देश के किसानों की आत्महत्याओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसे बीज बनाए जो एक बार में फसल दे करके खत्म हो जाते हैं। टर्मिनेटर बीज जिनको हम कहते हैं, जेनेटिक टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो बीज बनाए वो बहुत महंगे हुए, लोकल बीजों को खत्म कर दिया गया, लाखों लाख किसान परेशान हुए। तो ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां एग्रीकल्चर कंपनियां, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं। और एग्रीकल्चर की हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, याद रखिए हम जो है वो चाहे अपने आप को अर्बनाइज करने की जितनी भी अभी कोशिश की है, शहरीकरण करने की, वो सब ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी बड़ी आबादी, आधे के करीब आबादी, आधे से ज्यादा आबादी गांव में है, मोर देन 50%। और जो शहरों में भी है, वो शहरी आबादी का कनेक्शन भी पूरी तरह से गांव से कटा नहीं है। जो शहर हैं वो इतने ज्यादा अर्बनाइज नहीं है कि सबके सब शहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता है। सारे सारे शहर जो है वो भुवनेश्वर, इंदौर, पटना, पूना नहीं है। तो ये जो शहर हैं, इनके अलावा जो छोटे शहर हैं, उनकी आजीविका का साधन अभी भी खेती है, वहां पर रहने वाले लोगों की। तो खेती एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, जिसका असर हमारे समाज के पूरे बनावट पर पड़ा हुआ है। तो हम जो है खेती के जितने मतलब कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके कोर्सेज को हम डिजाइन करने के लिए किसके हाथ में सौंप रहे हैं? मोनसांटो के हाथ में। अभी हमारे कृषि वैज्ञानिक क्या करने की कोशिश करते हैं कि हमारी 130 करोड़ की आबादी का पेट भरने लायक नई खोज, नए बीज कैसे बनाए जाए। ये हमारा शुरुआत से लेकर के एक कोशिश रही है कि कृषि वैज्ञानिकों के साथ में इस तरह का हम उनके प्रति आभारी है, उन्होंने इस तरह के बीज बनाए, उन्नत बीज बनाए, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ाई ताकि हमारी उपज, उत्पादन क्षमता बढ़ सके। उसमें गलतियां भी हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन एक गलती की तरह से भी हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोगों के केंद्र में, क्योंकि ये शासकीय खर्च से चलने वाले उपक्रम हैं, तो इनके केंद्र में जो रहा वो यही रहा कि हम लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए और दूसरे देश के गरीबों के लिए उनकी जरूरतें, खाने की जरूरतें कैसे पूरी कर सकें। अब जो कंपनियों के साथ में गठजोड़ होगा, अमेरिका की जो कंपनियों के साथ गठजोड़ होगा, उसके उससे उससे क्या नतीजा निकलेगा कि हमारे देश के कृषि विश्वविद्यालयों में वो प्रयोग होंगे जो यूरोप को चाहिए, जो अमेरिका को चाहिए, या जो मुट्ठी भर दुनिया की मुट्ठी भर आबादी के लिए जरूरी है, या इन कंपनियों के मुनाफे के लिए जरूरी है। लोगों का पेट भरे उससे या नहीं भरे, ऐसे प्रयोग होने बंद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये शिक्षा का आज का जो माहौल है वो इस तरह का माहौल है। और तीसरी चीज ये जो इस बारे में मैं अंतिम बात कहूंगा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर पिरामिडिकल है। यानी जितने आपने प्राइमरी स्कूल बनाए हैं, उससे कम मिडिल स्कूल है, उससे कम हाई स्कूल है, उससे कम इंटरमीडिएट स्कूल है, उससे कम कॉलेज है, उससे कम यूनिवर्सिटी है। ठीक। अब मान लीजिए कि जैसे इस साल कोविड-19 में जनरल प्रमोशन कर दिया, तो अगले बार आपको 2 गुना बच्चे फेल करने पड़ेंगे।
क्योंकि आपके पास में ये इतनी जगह ही नहीं है ऊपर कि आप, जिसने 8वीं पास कर लिया है, तो आपको मजबूरी में ड्रॉप आउट्स बढ़ाने पड़ते हैं। यानी एक तो हिंदुस्तान में ड्रॉप आउट्स की वजह ये होती है कि पढ़ाने के लिए पैसा नहीं। लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, अगर लड़के और लड़की में से एक को ही पढ़ाया जा सकता है तो लड़के को पढ़ाएंगे। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अपनी जगह है। दलित्स के साथ में स्कूलों में क्या बर्ताव होता है, जाति के आधार पर क्या बर्ताव होता है, वो सारी कहानियां भी हमने बचपन से सुनी है। यानी इस हद तक मैं याद आई मुझे यहाँ पर ये बात, मैं आपको इस बारे में 2 मिनट में एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में 2 बच्चे, मतलब 2 और बच्चे थे उनके साथ जाते थे, 2 दोस्त थे, और उनको जो फीस लगती थी, 1 आना 2 आना इस तरह की कोई फीस लगती थी। तो वो जो बच्चा जाता था, वो उसकी उसकी दिलचस्पी थी बांसुरी बजाने में, और वो उस फीस के पैसे से बांसुरी खरीद लेता था। और स्कूल जब पहुंचता था तो मास्टर फिर मारते थे, मास्टर मार मार के उसको इतना मारते थे, फिर बांसुरी तोड़ डालते थे। फिर वो बांसुरी, एक दिन वो स्कूल छोड़ करके हमेशा के लिए भाग गया, और और वो बच्चा बाद में चल करके बना पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये किस्सा बहुत बड़े लेखक हैं ज्ञान रंजन, उनकी किताब कबाड़ खाना के भीतर शामिल है। उसी में वो और एक बात कहते हैं आगे कि स्कूल थानों के बाद सबसे बड़े क्रूरता के अड्डे होते हैं। स्कूलों की दहशत, मतलब ये सब चीजें इस तरह से रही हैं दलितों के लिए, गरीबों के लिए। मास्टर का होना किस तरह से, और जो मास्टर था वो खुद जातिवाद का एक पिंड था, पूरा का पूरा भरा हुआ पुतला था, जो इस तरह की सोच से भरा हुआ होता था कि किसको पढ़ाना है, किसको नहीं पढ़ाना। ऐसे में जो जाहिर है कि जो बच्चे, जिन बच्चों के साथ में भेदभाव होगा, जिन लड़कियों के साथ भेदभाव होगा, वो ड्रॉप आउट्स होंगे। तो ड्रॉप आउट्स होने की एक वजह तो ये है, लेकिन दूसरी एक और हिडन जो रीजन है उसका, वो ड्रॉप आउट्स का ये है कि आप फेल करते हैं क्योंकि आपके पास आगे जगह ही नहीं है। अगर आप सारे बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ा दें कि सब पास हो सकते हो, तो आपके पास आगे उन्हें बिठाने के लिए जगह ही नहीं है। तो इसलिए आपको रिजल्ट टारगेटेड करना होता है। ये बात मैंने अपने दोस्त विनोद रैना से ही सुनी थी और समझी थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अब मैं आता हूँ शिक्षा का ही एक दूसरा हिस्सा जो होता है। हम लोगों ने शिक्षक के बारे में बात की, विद्यार्थियों के बारे में बात की, हम लोगों ने बजट की बात की, और हमारे देश की राजनीति के जरिए इस पर, शिक्षा पर पड़ने वाले असर की बात की। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं करिकुलम पर, जो पाठ्यक्रम है। अब पाठ्यक्रम आप देखिए कि अब एक सरकार बदलती है, तो सरकार बदलती है तो वो केवल ये नहीं कि एक एक मास्टर को बदल दे, लेकिन ट्रांसफर्स तो होते हैं, ये तो हम आम देखते हैं। और मास्टरों के ट्रांसफर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये स्कूल की बात कर रहा हूँ। और वो ट्रांसफर्स सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, वो चाहे स्कूल्स के हों, चाहे थानेदारों के हों, चाहे आईएएस के हों, सब पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ में ये बदल दिए जाते हैं। लेकिन और दिलचस्प बात है, जिन जगहों से पाठ्यक्रम तैयार होते हैं उनके साथ में इस तरह का बर्ताव पहले नहीं किया जाता था। ये अभी नया फिनोमेना है। उसमें जैसे आप कहें कि भाई ICHR है, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, तो यहाँ पर जो हिस्ट्री के अध्येता हैं, जिनकी एक वैज्ञानिक समझ के साथ, जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है, और जो वो इतिहास प्रामाणिक रूप से वहां पर लेकर के आए हैं, तो जिनकी प्रतिष्ठा वैसी रहती थी वो बने रहते थे, सरकार बदल जाए तो भी बने रहते थे पहले। अब ये हो गया है कि नहीं, वो भी बदल दिए जाते हैं, और वो बदल दिए जाते हैं। और उसमें मतलब बहुत मजे की बात यह है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप देश के इतिहासकारों की सबसे बड़ी परिषद के अध्यक्ष जिसको बनाया गया वो इतिहासकार भी हो सकता है वो कोई IAS बस रहे हो,
उनने इतिहास का कोई अध्ययन किया ना हो, या इस तरह के जो वैज्ञानिक संस्थान हैं जहां पर कि बदलाव इस तरह से नहीं किए जाते थे। लेकिन ये सब जो शीर्ष संस्थान है जहां पर नॉलेज क्रिएशन होता है, जिसको डिसेमिनेट करते हैं हमारे स्कूल और हमारे टीचर्स, लेकिन नॉलेज का क्रिएशन जहां पर होता है, जो रिसर्च होती है, वो जगहों को प्रदूषित कर दिया जाता है। और ये पिछले दिनों में हमने देखा कि हमारे कौन से साइंटिस्ट की सेमिनार वगैरह हुई थी, उसमें किसी उसमें कहा कि हमारा देश में तो साइंस पहले से ही इतना तरक्की कर चुका था कि वहां पर प्लास्टिक सर्जरी हो जाती थी। इंसान का सिर नहीं, हाथी का सिर इंसान के शरीर पर लगा दिया गया था गणेश जी के लिए, उन्होंने कहा। इस देश में हमने 70 साल में ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई है जहां पर के मूर्तियां और कैलेंडर दूध पीते हैं और पढ़े लिखे लोग पिलाते हैं। तो ये पढ़ा लिखा जो तबका है ये भी साइंटिफिकली एजुकेटेड तबका नहीं है। जो साइंटिस्ट्स हैं खुद, वो साइंटिफिक प्रयोग करने के पहले वो नारियल फोड़ रहे हैं। यहाँ जहां से मैं, जिस शहर से आपसे मुखातिब हूँ, उस शहर में एक बहुत बड़ा सेंटर है, कैट, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस के लिए काम करता है। तो कैट की बिल्डिंग, मैं खुद एक इंजीनियर था उन दिनों में, तो कैट की एक बिल्डिंग बन रही थी। मतलब कैट के जो डायरेक्टर थे वो विश्वविद्यालय में एक साइंटिस्ट सेंटर का, साइंस सेंटर का नींव रखने के लिए आए थे। तो उन्होंने 5 बार कुदाल चलाई जमीन में और फिर नारियल फोड़ा और नींबू मिर्ची लटकाने का काम। आप हवाई जहाजों पर नींबू मिर्ची लटका रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये आप मतलब हम एजुकेशन के टॉप स्टैंडर्ड्स का कहां से बनाएंगे अगर ये नॉलेज क्रिएटिंग सेंटर्स हैं, अगर ये आइडियल्स हैं, हिस्ट्री के आइडियल्स हैं, हमारे पॉलिटिक्स के आइडियल्स हैं, अगर सरकार इस तरह की है तो शिक्षा वैसी बनाएगी। एक किताब और मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले की है, मेरे ख्याल से आजादी के वक्त की आसपास की है, हालांकि इसका आजादी से कोई लेना देना नहीं है। वो किताब है वयम रक्षामः। आचार्य चतुर्सेन नाम के एक लेखक थे, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। और उस किताब का लबोलवाब ये है कि उस किताब में एक तरह से रावण प्रोटेगोनिस्ट, रावण जो है वो उसका हीरो है इस किताब का। राम कहीं साइड लाइन पे, कहीं पीछे के आखिर के 2-4 पेजेस में आते हैं। तो राम के बारे में नहीं, वो रावण के बारे में किताब है, रावण की वीरता के बारे में, रावण की गलतियों के बारे में, रावण की अच्छाइयों के बारे में। वो एक तरह की बायोग्राफिक नॉवल है वो रावण के बारे में। उसमें अब वो किताब तब लिखी गई, प्रेमचंद ने कितनी चीजें लिखी उस जमाने में, लेकिन अब क्या किया जा रहा है। ये हरिशंकर परसाई लगभग रोज इस तरह की चीजें लिखते थे जो लोगों को साइंटिफिकली सोचने के लिए उद्यत करे। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, गए साल या उसके पिछले साल गोवा के एक 7 स्टार होटल में सरकार ने एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, केंद्र सरकार ने। और ये मीटिंग मतलब उनकी साहित्यिक संस्थाओं के माध्यम से की गई। और ये मीटिंग इस तरह की थी कि भाई अंग्रेजी में, हिंदी में ऐसा कुछ लिखा जाए कि हमारे जो मिथकीय, माइथोलॉजिकल और जो हमारे पौराणिक पात्र हैं, जैसे राम हुए या शिव हुए या गणेश हुए या कृष्ण हुए, इस तरह के जो पौराणिक पात्र हैं, जो धार्मिक पौराणिक पात्र हैं, उनको नए सिरे से क्रिएट किया जाए, उन पर उपन्यास नए सिरे से लिखे जाए, आज का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा आज का जिसको कहते हैं छौंक लगाते हुए, आज के समय का थोड़ा छौंक लगाते हुए। तो इसलिए आपने शायद देखा होगा कि जो हनुमान थे, जो हमेशा नीचे राम के चरणों में बैठे रहा करते थे, वो आजकल रुद्र हनुमान हो गए, गुस्से में ही रहते हैं हमेशा, कारों पर चिपके हुए हैं, जगह जगह गुस्से में चिपके हुए हैं। तो ये अब जो है हमारे लिटरेचर, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द लिटरेचर विच वी रीड, द पीपल हु वी सी, द टेलीविजन। हाँ, टेलीविजन की बात करता हूँ।
इसरो जब बना था तो इसरो के माध्यम से आदिवासी इलाकों के भीतर दूर शिक्षा, मतलब जो स्पेस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उस स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हम गांव के अंदर, तमाम जंगलों के अंदर जहां रोड तक नहीं है, वहां तक के लोगों को पढ़ाने की हम कोशिश कर सकें, इसके लिए एक स्कीम थी। इसरो वो काम करता अगर, या करता रहता अगर हुक्मरान चाहते तो आज बहुत हालात बदल चुके होते, उन लोगों के जीवन के भी हालात बदले होते। हमने घर घर तक लोगों को रामायण पहुंचा दी, महाभारत पहुंचा दी, फैशन की तमाम चीजें पहुंचा दी, एक साइंटिफिक सोच नहीं पहुंचाई है। हमने ये नहीं सोचना सिखाया लोगों को कि भारत में और पाकिस्तान में जो पढ़ाया जाता है वो दोनों चीजें राजनीति से प्रेरित होती हैं। आनंद पटवर्धन की एक फिल्म है वॉर एंड पीस, तो आनंद ने जब ये उस पर पोखरण विस्फोट पर, दूसरा जो पोखरण विस्फोट हुआ था उसके बाद न्यूक्लियर डील पर बनी हुई फिल्म है वॉर एंड पीस, जंग और अमन। तो उस फिल्म में वो उसने इंटरव्यू किया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसमें हिंदुस्तान के लोगों से वो पूछता है, वो कहते हैं बिल्कुल वो अपना एक तरह का इतिहास बताते हैं, भारत का नौजवान जो है वो अपना एक तरह का इतिहास बता रहे हैं। उनकी डिबेट चल रही है, वो पाकिस्तान पहुंचता है, पाकिस्तान में एक डिबेट को उसने शूट किया है। पाकिस्तान में डिबेट में बच्चे कह रहे हैं हम भारत को मिटा डालेंगे, अगर हम पर आंख खड़ी की हम ये कर देंगे। ये जाहिर है वहां उनको उस तरह की चीजें कहने पर इनाम मिलता है। हमारे यहाँ पर हम जब पाकिस्तान को गालियां देंगे और अपने आप को शूरवीर साबित करेंगे तब हमें इनाम मिलेगा। तो हम ये किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की बात, मतलब हमने लोगों को नफरत करना सिखाया है शिक्षा के जरिए। हम देश प्रेम की बात करते हैं तो देश प्रेम का मतलब ये नहीं कि अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों से नफरत करो, लेकिन हमने ये सिखा दिया है देश प्रेम का मतलब ये होता है कि दूसरे देशों से नफरत करो। जब तक आप दूसरे देश को नफरत करोगे नहीं तब तक आप देश प्रेमी हो ही नहीं सकते। और देश प्रेम को भी आपने इतने संकुचित करते गए हैं कि अगर आप मानवता प्रेमी हैं तो आपको ज्यादा बड़ा प्रेमी मानना चाहिए था, ज्यादा बड़ा इंसान मानना चाहिए था, लेकिन नहीं, मानवता प्रेमी की कोई जगह नहीं है, देश प्रेम की चाहिए। देश प्रेम वैसा वाला चाहिए वो बिल्कुल उनकी तरह का, जैसा वो कहते हैं। वंदे मातरम बोलो, नहीं तो लात मारेंगे, नहीं तो आपके साथ में बुरा बर्ताव करेंगे। तो ये एजुकेशन सिस्टम का जो हाल का हाल है पिछले यानी एक तरफ तो कांग्रेस की सरकारों ने एजुकेशन सिस्टम को कमर्शियलाइज करने की दौड़ लगा दी, वही पढ़ सकेगा अच्छे से जिसकी जेब में पैसा होगा, वही स्कूल जा सकेगा, अच्छे स्कूल में वही जा सकेगा। तो लेयर्ड कर दिया आपने, इकोनॉमिकली लेयर्ड किया। फिर जातिवादी स्कूल हो गए, जो धर्मों के उन्होंने खोले हैं, ट्रस्ट ने खोल दिए। कोई यादव समाज के ट्रस्ट ने स्कूल खोला है, कोई कोरी समाज के ट्रस्ट ने स्कूल खोला है, कोई ब्राह्मण समाज के। तो जातिवाद एक और फैक्टर उसके भीतर ऐड हो गया, और इन सब चीजों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती। ये मॉरल साइंस के नाम पर आप प्रार्थनाएं पढ़वाते हैं बच्चों से, ईश्वर की प्रार्थना करो। वो कॉन्वेंट स्कूल होगा तो वहां पर वो प्रार्थना करेंगे, अपने क्राइस्ट की प्रार्थना करो। ये पूरा सिस्टम इस तरह से एक कॉलोनाइज्ड सोसाइटी की तरह से हम अभी भी रह रहे हैं और उसी तरह से सोच रहे हैं। और उसके रिएक्शन में, जब हम उसके रिएक्शन में जाते हैं तो हम अपने पास्ट को, अपने अतीत के गौरव गुणगान में लग जाते हैं। भारत कितना महान था और पाकिस्तान को खत्म कर दिया, और चीन को अब नया हो गया है निशाना, चीन आजकल, तो चीन के साथ में। ये जो स्थितियां हैं उनसे हमने एक ऐसा समाज तैयार कर लिया है जहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई भी आपको ये समझाने लगता है कि ब्रह्मांड में से ओम की आवाज आ रही है। देखिए पूरा ब्रह्मांड ओम कर रहा है, सूरज के पास में से ओम की आवाज आती है। ये इस तरह की मतलब बेवकूफियों भरा जो समाज है, इस समाज को तैयार करने में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सरकार को ऐसा ही समाज चाहिए। सरकार को वैसा समाज नहीं चाहिए जो रोहित वेमुला जैसे सपने देखता हो।
सरकार को वैसा समाज नहीं चाहिए जो ये सवाल करता हो कि भाई कश्मीर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ में इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया। उनने एक झूठ फैलाया हुआ है कि कश्मीरी पंडितों के साथ में बहुत बुरा हुआ था और इस वजह से इनके साथ जो अब हो रहा है वो सब ठीक है। पहली बात तो उस बात की भी पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि झूठ बहुत फैलाया हुआ है। जितना बुरा हुआ उतना उनको काफी हद तक पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कश्मीरी पंडितों के निर्वासन पर ध्यान दिया, उनके पुनर्वास को बहुत अच्छे से किया गया। पूरे देश में उनके लिए जगह है और दिलों में जगह है लोगों के। और वो कश्मीरी पंडित भी असल में वो खुद नहीं कोई मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रह रहे मुसलमानों से वो नहीं नफरत करते, लेकिन ये एक पॉलिटिक्स है कि बाकी पूरे देश के लोगों को आप उस कश्मीर को लेकर के, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, आपने एक बड़े लेवल पर पोलराइज कर दिया। तो अगर ये कोई सवाल उठाएगा तो उसको आप गिरफ्तार कर लीजिए। अगर कोई ये सवाल उठाएगा कि महिषासुर जो था वो राक्षस नहीं था और महिषासुर तो असुरों का एक राजा था जो बहुत अच्छा इंसान था, तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। अगर कोई भीमा कोरेगांव की इतिहास को ठीक पर्सपेक्टिव के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर कोई ये बताने की कोशिश करेगा कि शिवाजी कौन थे, शिवाजी जनता के राजा थे, शिवाजी केवल हिंदुओं के राजा नहीं थे। मैं बात कर रहा हूं कॉमरेड गोविंद पानसरे की। जब उन्होंने वो किताब लिखी शिवाजी कौन थे, तो सनातन संस्था के लोगों ने कत्ल कर दिया उनका, और कातिल अभी तक जो है सरकार, वैसे तो तुरंत पता लग जाता है उनको कि अगर कुछ भी हुआ तो इसमें पाकिस्तान का हाथ है, यहाँ सरकार जो है कुछ कर ही नहीं पा रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बन गई हो चाहे बीजेपी की सरकार। तो ये जो स्थितियां हैं, इन सब चीजों से हमें अगर बदलना है तो फिर वही बात है कि सरकार बदलनी। जितने डेमोक्रेटिक मीन्स हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे, उन सबको असर्ट करना है, और ये काम किया गया है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक फिल्म देखी थी, क्यूबा की एक फिल्म थी, जिसमें वो क्रांति के बाद में, क्योंकि क्यूबा लगभग निरक्षर सोसाइटी थी, क्यूबा में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। अमेरिकी वो जो तानाशाह, बटिस्टा तानाशाह जो था, वो अमेरिकी कंपनियों के लिए एक तरह से वहां के लोगों को गुलाम की तरह काम करवाता था, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। आप सब जानते हैं, फिदेल कास्ट्रो, चे गुवेरा, इन सब लोगों ने मिलकर क्रांति की। उस क्रांति के बाद में उस समाज को साक्षर बनाने की, शिक्षित बनाने की जो जिम्मेदारी थी, वो कैसे पूरी? एक कतार में बच्चे चले जा रहे हैं, पहले बच्चे की पीठ पर एक कैलेंडर जैसा लटका हुआ है, जिस पर वर्णमाला जैसे हम लोग देखते हैं, अ आ ई ई के और ABCD की जो वो रहते हैं पोस्टर। दूसरा बच्चा जो उसके पीछे चल रहा है वो उसे पढ़ रहा है, पढ़ करके तीसरे को सुना रहा है, तीसरा चौथे को सुना रहा है। इस तरह से वो पूरी की पूरी कतार जो काम करने जा रही है, क्योंकि वहां ना तो उनके पास पैसा था स्कूल्स बनाने के लिए, ना टीचर्स थे। बहुत जल्दी उन्होंने बमुश्किल 5-6 साल के अंदर, क्यूबा की आजादी के बाद, उन्होंने 100% लिटरेसी हासिल कर ली थी। तो ये वहां की सरकार का कमाल था, और वो वहां की सरकार का कमाल था इसलिए क्योंकि वहां की सरकार क्रांतिकारी सरकार थी, और हमारे यहाँ की सरकार जनपक्षीय सरकार भी नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि स्टेट को, सरकार से मेरा आशय है राज्य, मैंने उसको आसान बनाने के लिए सरकार और शिक्षा की बात रख दी, लेकिन शिक्षा और राज्य का क्या संबंध होता है? पूरे राज्य के संबंध के आधार पर यह तय होता है कि हम, मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, एजुकेशन सिस्टम में ही क्या, आप जुडिशरी के अंदर देख लीजिए, हर जगह पर देख लीजिए। तो उन सब के खिलाफ जो उदाहरण हमने देखे अपने जीवन में, वो वहां नर्मदा बचाओ आंदोलन ने जीवनशालाएं चलाई हुई हैं, जहां बच्चे आंदोलन में भी शामिल होते हैं
और वहाँ पढ़ते भी हैं, और वहीं गांव के लोग ही तैयार होकर के फिर उन्हीं में से कोई शिक्षक भी बन जाते हैं, वो पढ़ाते हैं। यहाँ एक आदिवासी इलाका है बड़वानी का, जहाँ पर कि एक आधारशिला नाम का एक स्कूल है, और उस स्कूल में वो बोर्डिंग स्कूल है, और वो आधारशिला बोर्डिंग स्कूल जो है, जैसे हमारे दोस्त लोग चलाते हैं, अमित और जयश्री और उनके साथी, वो आदिवासी मुक्ति संगठन के साथ में मिलकर के काम करते हैं। तो एक आंदोलन के साथ में उस स्कूल के भीतर वहां के आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, उनका वो संगठन है आदिवासी मुक्ति संगठन। उस संगठन के साथ जुड़े हुए लोगों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे उस स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, और उसका फीस एक साल भर में मेरे ख्याल से 1 बोरी या 2 बोरी अनाज इस तरह का कुछ रहती है। और वो बच्चे खुद काम करते हैं, उन्होंने अपने अपने एक वो पूरा बंजर उजाड़ इलाका था, उस उजाड़ इलाके में उन्होंने बच्चों ने एक एक पौधा की उनको जिम्मेदारी दी गई कि इस पौधे को आप ध्यान रखेंगे। वो बच्चे ने साल भर तक उस पौधे का ध्यान रखा, वो पहाड़ी को उनने हरा भरा किया। तो ये सीखने के नए तरीके हैं, ये सीखने के नए तरीके हैं। हमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पूरे देश में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वो उदाहरण हैं, और इन उदाहरणों को हमें एक पूरे देश में इस तरह के स्कूल्स की जरूरत है, और ये केवल सरकार कर सकती है, ये संस्थाएं नहीं कर सकती, ये काम संस्थाएं नहीं कर सकती, और स्टेट की करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमने 1950 का 51 का वो दस्तावेज पढ़ा, जिसमें जो 5 ईयर प्लान का, जिसमें वो कह रहे हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन इज वेरी क्रूशियल since it makes it sure that an intelligent participation of people is taking place in the democracy. If it is not there, then democracy does not have any meaning, which we are seeing now. तो मैं आज की बातचीत को यहाँ पर विराम देता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छा, आखिरी में आपको भी वो चुटकुला सुना देता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गलती से किसी और जगह सुना दिया, कि एक ये चुटकुला, ये जोक जो है, मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री एम वी कुमार, उन्होंने सुनाया था। और वो जोक ये है कि एक बच्चे ने निबंध याद किया कि स्कूल में जब परीक्षा होगी तो ये निबंध आता है, तो उसने फुटबॉल मैच के ऊपर निबंध याद कर लिया, और वो फुटबॉल मैच के ऊपर निबंध याद किया, लेकिन आ गया पर्चे के अंदर लिख कर कि मेरी हवाई यात्रा, मेरी पहली हवाई यात्रा, इस तरह का कुछ वो आ गया। तो उस बच्चे को बड़ा चक्कर में पड़ गया कि अब मैं कैसे लिखूं। फिर भी उसने, इंटेलिजेंट बच्चा था तो मेरे जैसा, तो उसने इस तरह का लेख वो किया कि मैं हवाई जहाज में घुसा पहली बार, दरवाजे से अंदर गया, अंदर सीटें थी, सीट पर जाकर बैठ गया, सीट पर जाकर बैठा तो सीट पे खिड़की भी थी, खिड़की खोल ली मैंने, खिड़की खोल कर देखा, खिड़की खोल कर नीचे देखा, तो नीचे जो है फुटबॉल मैच चल रहा था। तो उसने पूरा फुटबॉल मैच का वर्णन वहां से कर दिया। तो मैं ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि बात में चाहे शिक्षा की करूँ, सरकार की करूँ, या विदेश नीति की करूँ, या खेती की करूँ, या रोजगार की करूँ, या विज्ञान की करूँ, बात मैं कर रहा हूँ इस समाज को बदलने की, और उस समाज को बदलने की बात कर रहा हूँ, और समाजवाद की बात कर रहा हूँ। उस समाजवाद के भीतर शिक्षा कैसे काम करेगी, इसमें पाउलो फ्रेरे और लेनिन की पत्नी क्रुप्स्काया, इनने, मतलब लेनिन की पत्नी तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप में बड़ी शिक्षाविद थी और क्रांतिकारी थी, उनकी किताबें हैं। और पाउलो फ्रेरे तो बहुत बड़े दार्शनिक शिक्षा शास्त्री हैं, जिन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को नए सिरे से डिफाइन किया। तो उनको हम पढ़ें और वैसा समाज बनाने की कोशिश करें जहां भारत में रहने वाले बच्चों को स्कूल में भाषण देने में पाकिस्तान को गाली देने पर इनाम ना मिले, और पाकिस्तान के बच्चों को भारत को गाली देने पर इनाम ना मिले।
हम बच्चों के दिमागों को, बड़ों के दिमागों को इस तरह से ठीक करें कि हम प्यार से, इंसानियत से भरें और ऐसी शिक्षा दें जिससे जो शांति को भंग करने वाली ताकतें हैं, जो जंग के लिए उकसाने वाले लोग हैं, जो मुनाफाखोर लोग हैं, हम उनकी पहचान करके कभी भी उनको सत्ता में ना आने दें। शुक्रिया। अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं ढूंढता हूँ। कोई सवाल नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत, आप सबका शुक्रिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उड़ीसा के साथियों का और यहाँ मौजूद सभी साथियों का शुक्रिया।